नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा और आज हमारे साथ विजन यूपी कार्यक्रम में जो मेहमान हैं वो है गोविंद नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर जी। आपको बता दें, करिश्मा ठाकुर जी महिला कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी है कानपुर बुंदेलखंड और एक युवा चेहरा है गोविंद नगर से। और पिछली बार भी आपने गोविंद नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, अच्छी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को। इस बार उनका क्या विज़न है और क्या उनकी खास तैयारी है चुनाव को लेके, उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है करिश्मा जी आपका, बहुत बहुत बधाई आपको कि एक थोड़ा सा देर में ही सही लेकिन टिकट आखिर में आपको ही मिला। और क्या विज़न रहेगा इस बार चुनाव में? मुझे लगता है कि जिस तरह भाजपा के विधायकों ने चुनावी मेंढक होने का काम किया है और कोरोना काल में ये लोग जिस तरह गायब रहे हैं, जनता इनसे जवाब ज़रूर मांगेगी। चाहे भाजपा के गोविंद नगर के वर्तमान विधायक हों या सांसद हों, इन लोगों ने जनता को पूरी तरह से ही लाचार स्थिति में छोड़ दिया। ऑक्सीजन के लिए जब लोग परेशान होते थे, विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते थे। जब एडमिट होना होता था, विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते थे। खुद दिल्ली जाकर बैठ गए और यहाँ पर जनता कोरोना में मरती रही। ना इलाज हुआ, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, ना राशन मिला। तो पूरी तरह जनता इन लोग से खिन्न है। और विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये लोग बोलते थे कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों को स्वामित्व दिलाएंगे, मालिकाना हक देंगे, लेकिन आज पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी का है। फिर भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, मालिकाना हक नहीं मिला, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप घर खाली करिए। ये बात करते थे स्वच्छ भारत अभियान की, आज आप गोविंद नगर में जाइए, मलिन बस्तियां हैं। ऐसी स्थिति है कि नहर पर जानवरों की लाशें रहती हैं और वहाँ पर कोई सफाई नहीं होती। छठ पूजन इतना बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान का, उस समय भी हमने देखा संजय नगर बस्ती हो चाहे महादेव बस्ती हो, किस तरह गंदगी फैली हुई थी। तो इन लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को भी पूरी तरह फ्लॉप कर दिया है। युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो गैस सिलेंडर 1000 में खरीद रहे हैं, 200 रुपये का सरसों का तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपये पेट्रोल डीजल का है। तो जनता जब वोट डालेगी तो ये चीज़ें याद ज़रूर आएंगी। आपने लेबर कॉलोनी की जो बात करी, मुख्य रूप से जब मेरी बातचीत हुई विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी से तो मैंने भी इस विषय को उठाया। तो उनका कहना यह था कि साहब हमने इसमें बहुत प्रयास किया है और किसी माइका लाल में इतनी दम नहीं है जो लोग लेबर कॉलोनी में वर्तमान में रह रहे हैं उनको कोई निकाल सके। देखिए, माई के लाल में दम इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर वहाँ पर बुलडोज़र चलता है या उनको निकाला जाता है तो करिश्मा ठाकुर और कांग्रेस के सभी लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे। विधायक जी ने क्या काम किया? सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, मेयर उनका है, मुख्यमंत्री उनका है। क्यों नहीं विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? सिर्फ अपने लोगों की वहाँ पर तारीफ करने में, चाटुकारिता करने में भाजपा विधायक रहे, गोविंद नगर के लोगों को भूल गए। स्वामित्व का मुद्दा कहीं खो गया और विधायक जी पूरी तरह से इसमें मुंह की खानी पड़ेगी 2022 के चुनाव में। क्योंकि कम समय भी रहा, उपचुनाव चूँकि हुए और उसी दौरान आपको भी टिकट मिला, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि गोविंद नगर विधानसभा की समस्याएं जो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही हैं वो लगातार जा रही हैं? इस चुनावी लड़ाई में, एक राजनीतिक लड़ाई में कुल मिलाकर के जो नुकसान होता है वो आम जनता का ही होता है। बिल्कुल होता है और जनता पछता भी रही है। जब यहाँ पर कांग्रेस के लोग थे, चाहे कात्याल जी रहे हों चाहे कपूर जी रहे हों, आज सड़कें जो हैं उन्हीं के ज़माने की बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारे वर्तमान के जो सांसद हैं, पूर्व विधायक पचौरी जी, कहीं दिखाई नहीं दिए, घर में बैठे रहे। आप जनता के बीच में जाइए, इतना आक्रोश है भाजपा को लेकर। मैथानी जी कोरोना का बहाना देते रहे। अगर कोरोना आम जनता को हो रहा है, वोट मांगने जब आप निकलते हैं तब आपको कोरोना डर नहीं सताता है, लेकिन जब जनता आपके दरवाजे आती है तो आप दरवाजे नहीं खोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल जनता त्रस्त हो चुकी है पचौरी जी और मैथानी जी और भाजपा के कार्यकाल से। पुनः गोविंद नगर के लोग कांग्रेस की ओर जाना चाहते हैं, विकास की ओर जाना चाहते हैं, अच्छी राजनीति जो लोग करना चाहते हैं सेवा भाव के लिए, उनकी ओर जाना चाहते हैं और परिवर्तन के लिए बैठे हुए हैं। करिश्मा जी, आप भी स्वयं महिला हैं और प्रियंका गांधी जी भी एक नारा लेके चल रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में और इसके पीछे का विज़न क्या है? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा। किसी भी पार्टी ने महिलाओं के जब वोट की बात आती है तब तो 50% आबादी की बात होती है, लेकिन जब राजनीति में भागीदारी देने की बात होती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। प्रियंका जी ने जो पहल की है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
40% महिलाओं को टिकट देकर उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि महिलाएं सिर्फ वोट के दौरान ही आप उनको भागीदारी मत दें, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी दें। प्रियंका जी इकलौती नेता हैं, सपा की सरकार रही, बसपा की रही, हमारी भाजपा की सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने कभी भी महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं की। प्रियंका जी ने बोला है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में। जो बेटियां ग्रेजुएट हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में हिचकती हैं, उनको स्कूटी दी जाएगी ताकि पढ़ाई लिखाई करके वो जॉब कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। प्रियंका जी ने बोला है कि कई विश्वविद्यालय और विद्यालय बालिकाओं के लिए खुलवाए जाएंगे। तो असली नारी सशक्तिकरण ये है। उज्ज्वला योजना का एक ढकोसला करना महिलाओं को लुभाने के लिए वो अलग है, लेकिन आज की बेटी पढ़ना चाहती है, सशक्त होना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है, समाज में भागीदारी चाहती है। तो मुझे लगता है महिलाएं बहुत कनेक्ट कर रही हैं प्रियंका जी से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वर्तमान में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत दयनीय है और कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती है सभी को। लेकिन सोच तो सभी रहे हैं, पर वास्तविकता या यथार्थ रूप में कहा जाए तो वो चीज़ें सामने नहीं दिखाई दे रही हैं। अब अगर लड़की हूँ लड़ सकती की बात करें तो 40% प्रियंका गांधी जी टिकट दे रही हैं। लेकिन ये इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा राजनीतिक से अलग परे आपसे चाहता हूँ, चूँकि आप महिला इसलिए और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार या आम जनता जो होती है वहाँ पर हमारे घर के जो पुरुष या बड़े होते हैं वो तय करते हैं कि इस बार किसको वोट देना है, या आपको कमल को डालना है, कांग्रेस को डालना है, क्या करना है। कितना लगता है आपको कि महिलाओं का ये जो आप लेकर के चल रहे हैं इसमें फ़र्क नहीं करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ज़माना बदल चुका है। आज घर की बेटियां पढ़ लिख रही हैं, आज यूथ इंडिपेंडेंट है। पहले होता था कि बड़े बुजुर्गों ने जहाँ कहा वहाँ वोट डाल दिया, लेकिन अब अगर आप एक परिवार में जाएं और 4 सदस्य हैं, चारों अलग अलग विचारधारा को मानते हैं, तो आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर घर की बेटी 18 साल की है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो कांग्रेस से कनेक्ट कर रही है, या कोई महिला जो प्रियंका जी की सोच से कनेक्ट कर रही हैं, तो वो जाकर पंजे का ही बटन दबाएगी। पुरुष जो कि समझते हैं, हमारे युवा भाई हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कमल को वोट डाला था, भाजपा को वोट दिया था, 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ था, लेकिन आज पकौड़े तलने की सलाह जब देश का प्रधानमंत्री देगा तो युवा भी खिन्न होगा। तो मुझे लगता है कि किसी का प्रेशर नहीं होता है, सब लोग अपने मन से वोट डालेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कोरोना काल फिर चल रहा है, इस समय लहर लगातार जारी है और आपने जैसा बताया भी, और सबने, पूरे उत्तर प्रदेश ने और कानपुर ने, सभी ने देखा कि कितने बुरे हालात थे उस समय। चुनाव आ गया है, चल रहा है वर्तमान में, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे और आम जनता कैसे सजग रहे? क्योंकि जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में निकलता है तो आप चाहे जितना प्रयास आप लोग स्वयं भी करते होंगे, लेकिन वो जनता या आपके जो समर्थक होते हैं वो ऑटोमेटिक एक संख्या बढ़ जाती है। कैसे बचाव हो सकता है? देखिए, मास्क लगा के रखना बहुत ज़रूरी है, लोग मास्क लगाएं। और क्योंकि इतनी भीड़ में हम लोग चलते हैं, हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हम लोग बार बार हाथ धोएं। मैं निवेदन करती हूँ जो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है वो मेंटेन की जाए। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि ये जो 20 दिन कानपुर के चुनाव में बचे हैं, इसी तरह बचाव हो सकता है, क्योंकि रैलियाँ हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहे हैं। कोरोना से बचना मुश्किल तो है, लेकिन सावधानी बरतें। गोविंद नगर विधानसभा का चुनाव आप लड़ रही हैं, एक बड़ी विधानसभा भी है। मुख्य टक्कर आप किससे मान रही हैं, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां ही मुझे अपना मुख्य कॉम्पिटिटर समझती हैं, क्योंकि मैथानी जी ने काम नहीं किया और सपा लड़ाई में नहीं है, और निरंतर 2019 के उपचुनाव के बाद मैं भले ही चुनाव हार गई, लेकिन मैं क्षेत्र में सक्रिय रही, लोगों के बीच में रही। कोरोना काल में भी, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं जाती रही लोगों के बीच, सैनिटाइजेशन का काम किया। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी इस बार कांग्रेस से और अपनी गोविंद नगर की बेटी करिश्मा ठाकुर से परेशान हैं, तो इन लोग को अच्छा कंपटीशन हम लोग देंगे। आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। क्या लगता है आपको कि जो चुनाव का जो दौर है इसके बाद जनता को कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि देखा यह जाता है कि यूपी का चुनाव हो और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इसकी बातें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और सिर्फ चुनाव तक ही रहता है सारा मामला, विकास और रोजगार की बात कोई नहीं करता। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक ही दल है जो मंदिर मस्जिद की बात करता है, वरना आप प्रियंका गांधी जी को सुनिए, कभी उनके मुंह से आपने मस्जिद मंदिर नहीं सुना।
उन्होंने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के साथ, किसानों के साथ हो रहे मुद्दे को लोगों के बीच में उजागर किया। तो मुझे लगता है विकास का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, कांग्रेस ने मुद्दों की राजनीति की है। और आने वाला जो चुनाव है, जनता भी इस बार ध्रुवीकरण में नहीं फंसेगी और मुद्दों की राजनीति पर ही वोट देगी। और आखिरी सवाल आपसे ये है कि गोविंदनगर विधानसभा की जनता आपको वोट क्यों दे, क्या कुछ खास आप करने वाली हैं, और अगर आप विधानसभा से चुनाव जीत जाती हैं तो क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कभी लोगों के बीच में नेता बनकर, प्रत्याशी बनकर गई नहीं। करिश्मा ठाकुर हमेशा गोविंदनगर की बिटिया बनकर गई, पूर्वांचल की बहू बनकर गई, और लोगों ने अपार प्यार और सम्मान दिया जो कि एक बेटी को हिंदुस्तान में मिलता है। अगर मुझे गोविंदनगर की जनता विधानसभा में बैठने का मौका देती है तो ये जो परेशानियां हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उससे निजात मिले। खासकर जो लोग बस्ती में रह रहे हैं, वो लोग त्रस्त हैं गंदगी से, उनका जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया है। तो मैं, क्योंकि महिला भी हूँ, तो ममता होती है, दिल में करुणा होती है। मैं चाहूँगी उनका जीवन सुधरे। जो बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करूँ। कॉलोनी का मुद्दा उठाकर पूरी विधानसभा को हिलाने का काम करिश्मा ठाकुर करेगी अगर हमारे भाइयों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। और निगमीकरण जो कि भाजपा सरकार ने किया है, उसको भी हम लोग उजागर करेंगे। और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। ये दुख की बात है कि आज भी पीने का पानी स्वच्छ हमारे यहाँ नहीं है गोविंदनगर में, तो उसके लिए भी संघर्ष होगा। मैं प्रयास करूंगी इन सभी मुद्दों पर मैं सफल रहूं। करिश्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करी अपने इतने बिजी शेड्यूल में, और हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप अपने विज़न में कामयाब हो। तो आप थी करिश्मा जी जो बता रही थी क्या उनका विज़न है, और ख़ासतौर से जो मुद्दा निकल के आया वो ये कि लेबर कॉलोनी या में जो स्वामित्व की जो बात चल रही है, जो लोग पिछले कई वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं और आज तक उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। करिश्मा जी का मेन टारगेट वही होगा कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले उसी विज़न को कामयाब करेंगी। और रही बात चुनाव की और नेताओं की, तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक बनिए, सजग बनिए। बाकी नेताओं ने तो, मैं बस यही कह सकता हूं कि नेताओं ने ये हिंदुस्तान कैसा कर दिया और बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।